अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारी बात हुई थी जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ज़िक्र होगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, हमने यूनिट वाइज़ शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आने वाले होते हैं, इसलिए ये आपके लिए अहम रहेंगे। इनको एक दफ़ा ज़रूर देख लेना बेटा जी, और ये ना हो कि कोई क्वेश्चन आपका रह जाए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और साथ-साथ आपके लिए मैं गाइड भी कर लेता हूँ। देखो, हमने ये वाली बात पहले भी की थी, लॉन्ग क्वेश्चन जब मैं आपको बता रहा था कि कहाँ से करने हैं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख लेना, या इस वीडियो के एंड में भी आपको नज़र आ जाएगा। तो वहाँ ये पता हमने कर लिया था, मिसाल के तौर पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर लेकर चल रहे हैं लॉन्ग के लिए, तो लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट और एमसीक्यू तो इन चैप्टर से करेंगे। तो आपके जो बाकी नंबर हैं, यानी इस वक़्त आपके नंबर 30 से 40 आ जाएँगे। तो अगर बाकी नंबर आपने लेने हैं तो उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन अहम रहेंगे। तो चैप्टर वाइज़ शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने चाहिए। अगर आपने तैयारी अभी मुकम्मल नहीं की है, तो इस तरह से मुकम्मल करें कि कम से कम वक़्त में बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो ठीक है, ये सारा प्लान तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आ रही है कि आपने आखिर वो शॉर्ट क्वेश्चन करने कौन से हैं, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊँगा। तो बेटा देखो, इसमें सबसे पहले आपके पास देखो क्वेश्चंस हैं। मैं उर्दू इंग्लिश मीडियम थोड़ा-सा मिला-जुला के पढ़ दूँगा, लेकिन जो आपको आसान लगे उस तरह से आप देख लेना, ठीक है? कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ येस देन हाउ? ठीक है? क्या किसी गैर तबई मिकदार की पैमाइश की जा सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? ये सारा तो मैं रीड नहीं करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इस तरह से आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप शायद देख ना पाएँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? और जो-जो अहम बातें हैं वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, उसके साथ-साथ बेटा आप लोग समझते जाएँ। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है? इट्स 2 पार्ट्स। कौन-कौन से इसके पार्ट्स होते हैं? ठीक है? मुश्किल सवाल नहीं है, आसान-सा सवाल है। व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? भाई, मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि ठीक है, हम उसको क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें। हमें समझ में आ जाए कि कोई सी चीज़ कितनी बड़ी, कितनी भारी या कितनी लंबी है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं स्टैंडर्ड। वरना हमें पता कैसे चलेगा कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? तो हर मुल्क का अपना किलोग्राम होगा, तो वो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है जो पूरी दुनिया में सेम है। राइट द नेम ऑफ द 3 बेस क्वांटिटीज़ एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। फिर उसके बाद राइट द नेम एंड द सिंबल्स ऑफ द एसआई बेस्ड यूनिट्स। फिर तो इस तरह से बेटा ये आपका पहला यूनिट्स वाला का बहुत ही अहम वाले सवालात यहाँ से रहेंगे फर्स्ट चैप्टर से, इसलिए बेटा इसको अच्छी तरह से कर लेना। बाकी उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है बुनियादी यूनिट्स और माखूज़ यूनिट से क्या मुराद है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ठीक है? मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है, आसान-आसान से हैं। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अंदर डिफाइन भी आ रही हैं। तो जो छोटे-छोटे से क्वेश्चन हैं जिसमें डेफिनेशंस होती हैं, तो वो भी आप कर लो, तो ऐसा मसला नहीं है। बाकी देखो, वर्नियर कैलिपर बड़ा मशहूर है, इससे 1-2 सवाल लाज़मी बन जाएँगे, ठीक है? चाहे इसका लीस्ट काउंट एक अहम सवाल होता है। तो ये आपने वर्नियर कैलिपर और समझ लो कि स्टेरियो गेज, इसको दिमाग में रख के चलना है, इससे कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। फिर बेटा इसके बाद यूनिट 2 आ जाती है काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास वो कुछ इस तरह से हैं। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, गिव 5 एग्जांपल ईच फॉर द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो इस तरह से बेटा मिसाल से देखो, बाज़ औक़ात क्या होता है, क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि एग्जांपल दो। तो आप लोग ये कहते हैं एग्जांपल तो कुछ ही नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी हल करो, तो छोटी कोई एग्जांपल हो तो आपने ज़रूर देनी है, ज़रूर, ठीक है? चाहे यूनिट्स हैं तो यूनिट लिख के बताने हैं कि ये यूनिट्स होते हैं, ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी, अगर वेक्टर है तो उसका कोई वेक्टर के बारे में कोई 1-2 बात समझा दें। तो इस तरीके से आपने कम से कम देखो, आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, उसको आपने इस तरह से डिवाइड करके चलना है, टीचर के हिसाब से देखो या एग्जामिनर के हिसाब से देखो, तो वो सोचेगा यार मैंने 2 नंबर जो हैं वो बच्चे को कहाँ देने हैं। अगर आपने सपोज़ कीजिए 2 पॉइंट लिखे हुए हैं तो 2 नंबर आ जाएँगे। अगर छोटे-छोटे से पॉइंट हैं तो आप 4 पॉइंट कर लो, तो इस तरह से भी आपके 2 नंबर आ जाएँगे, यानी 2 नंबर आपने खुद बताने हैं। आप 3 बातें ना करें, 5 बातें ना करें, तो उससे क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो आप या तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट बना लें, कोई बुलेट्स बना लें ऐसे 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से डिवाइड करें कम से कम 4 जुमलों को, कि वो हर एक जुमले में एक अहम बात हो, ताकि एग्ज़ामिनर ईज़िली डिवाइड कर ले, भई बंदे ने बहुत ज़्यादा लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है, चारों पॉइंट लिखे हैं, तो नंबर 2 तो बनते ही हैं। देखो, ये सिंपल डिफाइन काइनेमेटिक्स हैं या डायनामिक्स हैं, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये बड़े आसान-आसान से क्वेश्चंस हैं, इनको तो बेटा आपने ज़रूर देखना है। अगर जिनकी तैयारी कम है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनिशन और जो उनके क्या कहते हैं इंटरनल
अगर वो नहीं कर पाते तो कम से कम एक्सटर्नल ज़रूर कर लेंगे। एक्सटर्नल क्वेश्चन लाज़मी करके जाने हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भई एक्सटर्नल क्वेश्चन्स आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। 30 टू 40% तो लाज़मी आ जाएँगे, कुछ लोगों का कहना है कि 70% भी आ जाएँगे। लेकिन अभी आपके चूँकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है 9th का, तो अंदाज़ा होगा, क्योंकि कुछ लोगों का ख़्याल ये भी था कि भई ज़्यादातर इसी से ही देंगे फर्स्ट टाइम। तो इसलिए आपने एक्सरसाइज़ से क्वेश्चन लाज़मी करने हैं बेटा। फिर उसके बाद आगे चलते जाओ, यहाँ पे लिखा है डिफाइन वेलोसिटी, ठीक है? इसके अलावा व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो इतना आसान-आसान है, एक-एक चीज़ उसने सिर्फ़ अलग-अलग क्वेश्चन में की हुई है और इसी तरह से क्वेश्चन आपके आ जाएँगे। फिर व्हाट इज़ एक्सेलरेशन के बाद बेटा राइट द फार्मूला, फार्मूला भी याद करें। देखो हर चैप्टर में बेटा ये आपने याद करना है कि आपने देखना है कि इस चैप्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। जो फार्मूला आप किसी ये हर चैप्टर के लिए बात हो रही है। हमें वैसे सपोज़ कर लिया कि 5 फार्मूला इस्तेमाल होते हैं। तो आपने पाँचों फार्मूलों को अलग करके लिख लेना है अपने पास, ठीक है? और फार्मूलाज़ को अलग करके लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो वो भूलेंगे नहीं लिखने से। दूसरा आपके दिमाग में रहेंगे कि अभी इस चैप्टर से ये 5 फार्मूले हैं, क्या मुझे इसके बारे में पता है या नहीं पता है? तो हर चैप्टर के फार्मूलाज़ अलग कर लो ताकि एग्ज़ाम से पहले एक बार दोहरा लो। अगर आप भूल स जाते हो, दोहरा लो, थोड़ी देर अंदर जाओ एग्ज़ामिनेशन हॉल में और पेपर जब आपको मिल जाए, सबसे पहले आपने देखना है कौन से फ़ॉर्मूले आए हैं। वो फ़ॉर्मूले जो आप भूल जाते हैं, कुछ देर याद रहते हैं, तो आप पढ़ के देखो भई 4 फ़ॉर्मूले या 2 फ़ॉर्मूले मुझे इसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो आप अपनी आंसर शीट के लास्ट में लिख लो। और जैसे आप लिख लोगे, तो फिर वो आप भूल जाओ बेशक, क्योंकि अब आप पास लिखे हुए हैं, अब जब आपका दिल करे इसे इस्तेमाल कर लें। इतना मुश्किल नहीं लगता, स्ट्रेस में नहीं आता बंदा, क्योंकि पहले से ही वो अपनी आसान यानी मुश्किल चीज़ों को आसान कर चुका है। फिर बेटा यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन द मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, गिव 5 एग्जांपल। तो यहाँ पे लिखा है फोर्स किसी जिस्म की मोशन में किस किस्म की तब्दीलियाँ ला सकती है, ठीक है? इसके अलावा कॉन्टैक्ट फोर्सेस की 5 मिसालें दें। तो ये बेटा उर्दू में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस फ़र्क ये है कि लिखना आपको मर्ज़ी से है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो उर्दू मीडियम में लिखेंगे। फिर लिखते हैं डिफाइन थ्रस्ट क्या है, ड्रैग फोर्स, ठीक है? फ्रिक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड फोर्स क्या है? तो वो बड़ा आसान सा, जैसे डिफाइन वाले क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन पर बहुत ही फोकस करना है। कोई ये क्वेश्चन लाज़मी तौर पर आएँगे और फिर आपके लिए फ़ायदा भी रहेगा। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या होती है? राइट द फार्मूला। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द मास एंड वेट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो ये जो न्यूटन वाले कानून है ना बेटा, इनके आने के चांस भी रहेंगे, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड लॉ है। फिर डिफाइन इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, ठीक है? तो इस तरह से बेटा 1 न्यूटन से क्या मुराद है, ये भी एक अहम सवाल है। तो सवालात जो हैं यहाँ पर निकाले गए हैं, जो आपको बेशक तादाद में ज़्यादा लग रहे हों, लेकिन ये क्वेश्चन ईज़ी हैं। इनको वन टाइम करोगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो ये बेटा साथ-साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और इंशाल्लाह आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भई, बेहतरीन मार्क्स। देखो बेटा, बेहतरीन मार्क्स तभी आएँगे जब थोड़ा-सा आप बेहतर तरीके से इसको जस्टिफ़ाई करोगे। हर क्वेश्चन का थोड़ा-थोड़ा सा जवाब आपको आना ही चाहिए, चाहे आपको क्वेश्चन याद है या नहीं है, कुछ ना कुछ पता होना ही चाहिए उसके बारे में। ये यूनिट 4 आ गई है। यूनिट 4 के बाद बेटा फिर यूनिट 4 आगे देखो, ये आपको दिखाया जा रहा है। बेटा बाकी तो मैं ये कहता रहता हूँ कि आपका अपना चैनल है बेटा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी वक्त के साथ साथ भी। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने लगे हैं 10th का सिलेबस भी, तो इसलिए जैसे आप 9th मुकम्मल कर लेंगे तो 10th के लिए आपकी इंपॉर्टेंट किस्म की जो केमिस्ट्री है, स्पेशली बायोलॉजी है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। कंप्यूटर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो बात ये है कि आपने को फुल अपना जो है ना अभी ताकत लगाकर 9th क्लास को पास करना है, क्योंकि 10th क्लास में भी एक नई बुक होगी और उसमें भी आपके पास वही चैलेंजेस होंगे जो चैलेंजेस अभी भी आपको आ रहे हैं कि भई फर्स्ट टाइम पेपर देने पर कुछ मसाइल होते हैं, आपके पास पहले से मौजूद पास्ट पेपर नहीं होते, मॉडल पेपर भी बस हल्के-फुल्के होते हैं, समझ कभी कुछ आती है, कुछ नहीं आती है। तो इसलिए आपके पास ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है और शायद कि स्मार्ट सिलेबस आपका नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, क्योंकि बुक्स आ चुकी हैं 10th क्लास की, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना। वो तो इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस इसलिए था कि जल्दी आ गए थे आपके पास, यानी आप जल्दी आ गए थे, लेकिन बुक्स जो हैं वो देर से मिली थी आपको। तो इस तरह से क्या हुआ, वो फिर थोड़ा कंपनसेशन के लिए स्मार्ट सिलेबस आ गया। लेकिन अगर पहले से बुक्स अवेलेबल होंगी, वक़्त मुकम्मल मिलेगा, तो स्मार्ट सिलेबस के चांस काफ़ी कम रहेंगे। इसलिए थोड़ा-सा अपना दिमाग बना के रखें कि आपने जल्दी अपना सिलेबस शुरू करना है। जितना जल्दी सिलेबस शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा बेटा। ठीक है? ये देखो, ये थोड़े से सवाल थे क्वेश्चन ये यूनिट नंबर 7 के। और जो थोड़े होते हैं
उन यूनिट्स को आप जल्दी कर लिया करो। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो देखते हैं सर कौन सा सवाल पहले करें, कौन सा यूनिट पहले करें। अगर तो आपको काफ़ी हद तक याद है तो यूनिट वाइज़ चलो 1, 2, 3, 4। और अगर आपने थोड़ा स्पेसिफ़िक करना है तो जो चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए तैयार किए हैं पहले वो तैयार करो, फिर उसके बाद जो चैप्टर बच गए हैं उनमें से शॉर्ट यहाँ से याद कर लो। तो बेटा ये आपके पास यूनिट नंबर अब 9 आ गया है। तो देखो इतना आसान सा था। तो यहाँ लिखता है इस थ्योरी ऑफ द साइंस एंड अल्टीमेट ट्रूथ, क्या वो अल्टीमेट ट्रूथ होती है तो वो गलत भी साबित हो सकती है, ठीक है, लॉ बनने तक। तो लॉ बनने के बाद वो एक अल्टीमेट ट्रूथ बन जाती है। डिस्क्राइब द 3 जॉब्स दैट नीड टू यूज फॉर साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि 3 ऐसे पेशों के नाम बताएं जिसमें साइंसी इल्म की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने पेशों के बारे में लिखना है। ये इसके बाद बेटा आपके पास व्हाट इज साइंस, व्हाट इज, देखो ये कितना आसान सवाल, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स। तो ये क्वेश्चन भी आप देखो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपको लग रहा है ये एक है, लेकिन ये एक क्वेश्चन बाज़ों का किसी दूसरे के साथ मिलकर आ जाता है, तो इससे 2 बन जाते हैं। तो ये भी लिखना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा। तो ये बेटा इस तरह से, यानी एक क्वेश्चन जो छोटा-सा है वो 2-3 क्वेश्चन मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन या एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आपने सारे क्वेश्चंस को थोड़ा-थोड़ा देख लेना है बेटा। तो फिर इसकी बताते हैं जी 9th क्लास फिजिक्स इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। भई आपने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं, इसके बारे में बेटा बहस होती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में वही चैप्टर वाइज़ आपको बताए जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन-कौन से हैं, तो ये बेटा हम देखते हैं। एक क्वेश्चन तो वही आ रहा है जो पहले भी आया है पर शॉर्ट में है, अब लॉन्ग में आ रहा है, ठीक है, लेकिन अलग अलग करके आया था पहले, अब एक साथ आ रहा है कि बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में लिखो, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल्स। तो देखो अगर हम इन तीनों को पार्ट्स को अलग अलग करते तो शॉर्ट बन जाएगा, मिला के लिखे तो लॉन्ग बन जाएगा। तो एक ही दफ़ा याद करोगे एज अ लॉन्ग याद कर लो। तो ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेस क्वांटिटी क्या है, फिर डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, फिर देयर नेम्स, और इस तरह से मजीद आगे भी। फिर आगे चलो, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है आपके पास। चैप्टर नंबर 2 में से देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए, थोड़े ही दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपने याद कर लेना है। फिर है नंबर 3, अगर याद किए हुए हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, पर फिर भी इसको रिवाइज कर लेना है, ये ना हो कि आपका सवाल कोई रह जाए वहाँ पर। चैप्टर 3 आपके पास आ गया है, इस तरह से चैप्टर 4 आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चैप्टर नंबर 5 आ गया है, इसको देख लें, सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। तो कोई आप देख रहे हो 3-3, 4-4, 5-5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं, वरना 3-3 ऑन एवरेज हर चैप्टर के अहम क्वेश्चंस हैं बेटा। तो देखो यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन दिखाए गए हैं। कंपेयर द 3 टेम्परेचर स्केल्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्मोमीटर एंड डिस्क्राइब द लिक्विड इन गैस इन ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के बारे में लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर, या कह लो चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखें। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, राइट द यूज ऑफ द पैरा परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह, एप्लीकेशन किसकी लिखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या फ़ायदा है, मतलब उसका क्या इस्तेमाल है, क्या इतलाक है उर्दू में देखा जाए। डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद अ डायग्राम। तो बेटा देखो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप खुद कर पाओगे। मैं आपको दुआ देता हूँ अल्लाह ताला आप सबके बेहतरीन से बेहतरीन नंबर दे। तो लाज़मी तौर पे बेटा आप इंशाल्लाह लिखें और साथ दुआ दें एक-दूसरे को। कितने मार्क्स ले सकते हैं आप फिज़िक्स में, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि मैं अंदाज़ा कर सकूँ भई कौन-सा बच्चा मुझे देख रहा है। इंशाल्लाह आपके, मैं तो कहूँगा अच्छे नंबर ही आने चाहिए, फुल आने चाहिए, 60/60 आने चाहिए। लो भई ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बेटा मुकम्मल हो गए। अब आते हैं आपके पास इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। भई आपने न्यूमेरिकल कौन से करने हैं? तो देखो भई ये आपके पास जो सारे के सारे हैं, ये एक्सरसाइज़ के हैं और ये सारी की सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो ये किस तरह से हैं, चैप्टर 2 से कौन-कौन से आपने न्यूमेरिकल करने हैं, 3 ये हैं और 2 ये हैं। इस तरह से चैप्टर 3 से भी इस तरह से 3 और 2 5 हैं। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको पहले से आ जाते हैं, तो आप एक न्यूमेरिकल को बामुश्किल यानी 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर बैठ जाओ थोड़ा 2-3 घंटे, तो बेटा ईज़िली सारे, और याद रख लो कि जब आपकी एग्ज़ाम्पल्स हल हो जाती हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन भी आसानी से हल, यानी एक क्वेश्चन एक फ़ॉर्मूला रखता है, दूसरे क्वेश्चन में भी वो फ़ॉर्मूला लग सकता है। तो अगर आप एक कर लोगे दूसरा आसान हो जाता है। मतलब ये सारे बहुत सारे नहीं हैं, बस आप करना शुरू करो। इसको करने के शुरू से मुराद क्या है? आपने रट्टा नहीं लगाना है इसको, कभी रट्टा लगा लो बैठ कर, नहीं भई, इसको आपने बाकायदा तौर पर अपने पास एक नोटबुक लेनी है और उस के ऊपर नोटबुक पर, कॉपी पर क्या करोगे, इसको आपने राइट करना है। जब तक राइट नहीं करोगे उस वक़्त तक बेटा न्यूमेरिकल अच्छी तरह से याद नहीं होते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक थी हमारी बेटा ये वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपके बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आएँगे इंशाल्लाह, और आप बेहतरीन यानी समझ लें, बेहतरीन इसलिए कहते हैं कि जितनी तैयारी हो आप उससे ज़्यादा आप मार्क्स लेकर जाएँ। अल्लाह ताला आपके साथ ऐसा करे। ठीक है?
तो अपना चैनल आपके पास इजी मैट्रिक चैनल है बेटा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द और जो एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो अब तक के लिए जो अल्लाह हाफ़िज़, बाकी जो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो मास्टर प्लान है इसको भी वन टाइम देख लें, हो सकता है आपके लिए कुछ यहाँ पर नया हो अगर आपको मास्टर प्लान नहीं पता तो। ठीक है? ये एक मैजिक प्लान भी है। अल्लाह हाफ़िज़।